हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और निरंतर आप करते रह रहे होंगे। दोस्तों, हमें पढ़ाई बीच में बंद नहीं करनी है। यह सोचना नहीं है कि एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाले हैं। हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम आने के पूर्व हम तैयारी करना चालू करते हैं, किंतु यह सही नहीं है। हमें हमेशा दूर का सोचना चाहिए। यदि हमारे एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, तो हमें 6 महीने पूर्व ही हमारी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। 2 महीने हम क्या करते हैं, 2 महीने जैसे कि एग्ज़ाम का वेट करते हैं, नोटिफ़िकेशन कब आएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि हमारे एग्ज़ाम 2 महीने बाद हैं, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि जब एग्ज़ाम आएँगे तभी हम पढ़ेंगे। इसलिए हमेशा दूर की सोचना चाहिए, ताकि हमें यदि अपना सिलेक्शन लेना है, तो हमें पढ़ना ज़रूरी ही है। जैसे हम खाना खाते हैं क्यों? जीने के लिए। वैसे ही हमें नौकरी के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ाई निरंतर करती रहनी चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमने पिछली कक्षाओं में भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर चुके हैं। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में अवश्य देखें। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्लोसिस और विब्रियो कॉलेरी की पहचान खालिस्तान ने की थी। हमें यह बताना है कि जो जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसका जीवाणु है? यह टीवी जिसका तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस जो टीवी है उसका क्या है? यह जीवाणु है। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसके कारण क्या होती है? टीबी रोग। क्या होता है? टीबी रोग होता है। और विब्रियो कोलोरी, यह किसका रोग है? जीवाणु है। यह हैजे का है। किसका है? हैजे का है। तो इसकी पहचान किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी पहचान किसने की थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान क्या है? तो इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, जो टीका लगाते हैं हम डीपीटी का। डीपीटी मतलब डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टिटनेस। जब इसका टीका लगाया जाता है, तो इसका टीका बच्चों को कहाँ लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्यूटियल पेशी, दूसरा है डेल्टाइड पेशी, तीसरा है अग्रबाहु और चौथा ऑप्शन दोस्तों जांग का पार्श्व भाग। क्या है दोस्तों? जांग का पार्श्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा डेल्टाइड पेशी। कहाँ दी जाती है? डेल्टाइड पेशी पे नवजात शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और डीपीटी के टीके के साथ हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का के साथ घोला जाता है। डीपीटी को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ घोला जाता है, तब बच्चे को यह लगाया जाता है। डीपीटी का टीका कब कब लगाते हैं? 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में और 14 सप्ताह में क्या लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस तीनों की दवा एक ही टीके में दी जाती है और प्रति माह इसकी 3 खुराक दी जाती है। कितने माह? 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में इसकी खुराक दी जाती है। और 16 से 24 महीने पर डीपीटी का बूस्टर जो है वह जांघ में लगाया जाता है। और 5 से 6 वर्ष होने पर डीपीटी बूस्टर जो 2 है वह बाह की ऊपरी भाग में लगाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, थायमिन की कमी आमतौर पर खालिस्तान के कारण होती है। पहला ऑप्शन है हमारा लोगों द्वारा पालिश किए चावल का सेवन अधिक किए जाने से। दूसरा ऑप्शन है हमारा खाना पकाए खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से। तीसरा ऑप्शन है चावल पकाने के बाद बच्चे अतिरिक्त जो भाग रहता है, जिसे हम मंडक भी कहते हैं, वो पानी को फेंक देने पर। इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन डी नंबर जो है वह सही है। थायमिन की कमी कब कब होती है? जब लोग क्या करते हैं, चावल धो के उसका पानी फेंक देते हैं और जो पॉलिश किए हुए चावल को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और खाना हम सही से नहीं पकाते हैं। तो इससे इस थायमिन की कमी से होने के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों के कारण हमें थायमिन जो है वो रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? पहला ऑप्शन है 1983 में, दूसरा ऑप्शन है 1987 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2002, चौथा ऑप्शन है 2004। तो बहनों, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वह कब आई थी? 1983 में। कब आई थी दोस्तों? 1983 में आई थी। और आप यह याद रखिएगा कि यह नीति कितने बार आ चुकी है? 3 बार। कितने बार आ गई दोस्तों? 3 बार। पहली बार कब आई थी? 1983 में, दूसरी बार 2002 में और तीसरी बार जो अभी नई चल रही है वह कौन सी चल रही है? 2017। कौन सी चल रही है? 2017 स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, यह इसके कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक
आवश्यक वसा अम्ल है। क्या है दोस्तों? आवश्यक वसा अम्ल है। पहला ऑप्शन है लिनोलेनिक अम्ल, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है ऑप्शन फोलिक अम्ल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आवश्यक वसा अम्ल है वह कौन सा है मित्रों? लिनोलेनिक अम्ल है। कौन सा है? लिनोलेनिक अम्ल। यह क्या है? आवश्यक वसा अम्ल है। एस्कॉर्बिक क्या है? विटामिन सी है। और फॉलिक अम्ल क्या है? विटामिन बी 9 है। कितना है? विटामिन बी 9। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी है। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया खालिस्तान के कारण होता है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा ऑप्शन है लिस्मीनिया, तीसरा ऑप्शन है एंटहमीबा स्टोलिका और चौथा है क्लॉस्ट्रिडियम। कौन सा है? क्लॉस्ट्रिडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों प्लाज्मोडियम। क्या है मित्रों? प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है और यह मच्छर के काटने से होता है और यह एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। कैसी बीमारी है? यह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। और यह किस मच्छर के काटने से होता है? तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से भी होता है। और मलेरिया को हम जड़ी बूटी, कौन सा? जूड़ी बुखार के नाम से भी हम जानते हैं। और जो मलेरिया शब्द है हमारा, वह इलेडियन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? गंदी वायु। दोस्तों जो एनाफ्लीज है वह उसका सबसे पहले किसने पता किया था? रोनाल्ड रॉस के द्वारा मादा एनाफ्लीज के मच्छर के काटने का पता लगाया गया था कि यह किससे होता है। और इसका जो जीवाणु है क्या है? वो जो रोगजनक है वह क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। और आप इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो मलेरिया दिवस है वह कब मनाते हैं? तो वह 25 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 25 अप्रैल को हम मलेरिया दिवस मनाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धि मंदन और पेशियां एवं अधोत्वची वसा का गंभीर क्षय, ये पोषण संबंधी दो सतत विशेषताएं हैं। तो यह किसकी हैं? पहला ऑप्शन है मेरास्मस, दूसरा ऑप्शन है पेलाग्रा, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी, चौथा ऑप्शन है मुखपाक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मेरास्मस। क्या है दोस्तों? मेरास्मस। मेरास्मस में क्या होता है? वृद्धि मंद हो जाती है और जो पेशियां हैं अधोत्वची मतलब वसा बिल्कुल नहीं होती है। वह इंसान कैसा होता है? दुबला पतला। तो यह किसके लक्षण है? यह मेरास्मस के लक्षण हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र से स्मृता, अच्छा अर्थात कंजाइक्टिवा खालिस्तान के कारण होता है। इसका मतलब होता क्या है? पहला सूखापन, दूसरा है अंधता, तीसरा है मृदुता, चौथा ऑप्शन है कठोरता। तो जो कंजाइटिवा होता है वो हमारा आंखों में क्या हो जाती है? ड्राइनेस। क्या हो जाती है दोस्तों? ड्राइनेस, जिसे हम नेत्र श्लेष्मता भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा सूखापन। हमारी आंखों में सूखापन होने पर हमें यह रोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है गर्भाशय की आकार में वृद्धि होती है, दूसरा है गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि होती है, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों दोनों, उपयुक्त दोनों। गर्भाशय में आकार में वृद्धि के लिए और शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए हमें अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, अर्थात गर्भावस्था के दौरान। यह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है निकटस्थ मूल तत्व, जिसे हम प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है महत्वपूर्ण मूल तत्व, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक मूल तत्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा निकटस्थ। क्या है दोस्तों? निकटस्थ मूल तत्व, इसे हम प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए कैसे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें हम निकटस्थ मूल तत्व के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ों की टीबी, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या बोलना है? फेफड़े को छोड़कर। क्या बोला है? फेफड़े को छोड़कर किस अंग में मतलब क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। अगला प्रश्न है हमारा, आरडीए की सीमाएं क्या है? अगला ऑप्शन क्या है हमारा? आरडीए की सीमाएं क्या है? तो इसका ऑप्शन है हमारे केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, दूसरा है कुपोषित मोटाग्रस्त व बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं।
चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आरडीए की जो सीमाएं हैं ये सभी हैं। क्या है मित्रों? ये सभी क्या है? आरडीए की सीमाएं हैं। केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं, यह सभी व्यक्ति के लिए जो बीमार है उनके लिए भी क्या करता है? यह अनुशंसाएं करता है कि किस व्यक्ति को कितना आहार लेना चाहिए और किस व्यक्ति को क्या करना खाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है पोषण संबंधी निवृत्ति। तीसरा ऑप्शन है पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक क्लिनिकल जांच। चौथा ऑप्शन है जैव रासायनिक आकलन। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। व्यक्ति की पोषण की स्थिति की जांच करने के लिए हम पोषण संबंधी निवृत्ति का और पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक अर्थात हम क्लिनिकल जांच भी कर सकते हैं, और जैव रासायनिक आकलन के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन क्या है, उसने क्या खाया है और क्या नहीं, उसकी जो पोषण स्थिति है वह किस तरह की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है हमारा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन है 15 ग्राम प्रोटीन। और तीसरा ऑप्शन है 12 ग्राम प्रोटीन। और चौथा ऑप्शन है 20 ग्राम प्रोटीन। तो 6 वर्ष तक की जो आयु वाले बच्चे होते हैं, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा कितनी दी जाती है उन्हें? 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। कितनी दी जाती है दोस्तों? 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया। पहला अंतःशरीय इंट्रावीनस चिकित्सा। दूसरा ऑप्शन है नमक और शक्कर का घोल। तीसरा ऑप्शन है घरेलू भोजन। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दस्त जब लगती है बच्चे को या किसी व्यक्ति को, तो क्या करना चाहिए? तर्क संगत जो प्रतिक्रिया है, हमें नमक और शक्कर का घोल देना चाहिए और घरेलू भोजन का उपयोग करना चाहिए और अंतःशरीय इंट्रावीनस चिकित्सा दी जानी चाहिए। यह इस प्रश्न के सही उत्तर क्या होंगे? हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल उपयुक्त स- अनुपूरकों का सेवन खालिस्तान का जोखिम घटाता है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका नाल दोष। दूसरा ऑप्शन है घींगा। तीसरा ऑप्शन है मधुमेह। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा तंत्रिका नाल दोष। क्या है दोस्तों? तंत्रिका नाल दोष। यदि गर्भावस्था के दौरान विटामिन कितनी B9 अर्थात फॉलिक अम्ल की यदि कमी हो जाती है, तो यह किसमें जो जोखिम होता है किसमें होता है? बच्चे में। क्या होता है? बच्चे में रोग होने लगता है। बच्चे में क्या होता है? तंत्रिका नाल दोष अर्थात न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने लगता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अपना ऑप्शन नंबर ए। यह हमारी आज की कक्षा है जो अब हम समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारी कक्षा को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे के वीडियो को प्राप्त करें। धन्यवाद।